आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश शासन के आवासीय विभाग के मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीमान व्यास जी, डीजीपी मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, श्री उपेंद्र जैन जी, श्री राजेश रजोरा जी, और आज के कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के सभी परिवारजनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दो कार्यक्रम एक साथ एक ही मंच से होने जा रहे हैं और एक ऐसा मणिकंचन योग है जिसमें एक और तो मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता की सुख शांति और सलामती के लिए दिन रात देखे बगैर, अपने जान की परवाह करे बगैर जो जवान वीरता के साथ डटा हुआ है, उनके परिवार की चिंता मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और दूसरा, हमेशा पुलिस को गुनहगार से दो कदम आगे रखने के लिए विज्ञान का सहारा लेना अब नितांत जरूरी हो गया है। उस वक्त फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कुशल प्रबंधक, ट्रेन मैन पावर और व्यवस्थाओं की जो क्षति हमारे देश में महसूस की जा रही है, उसको पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 27 एकड़ भूमि में एक परिसर आज यहां भूमि पूजन होने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलने वाला है। लगभग 58 करोड़ रुपया इसके पीछे खर्च होने वाला है। हालांकि जो अभी आपने वॉक थ्रू के माध्यम से पूरा परिसर का विहंग अवलोकन किया, वो जब बनेगा तब बनेगा, मगर अभी सीएफएसएल भोपाल में तत्कालीन काम करना शुरू कर दिया है और 50 विद्यार्थियों की एक पहली बैच भी अपना अभ्यासक्रम चालू कर चुकी है। अब विज्ञान प्रवाह के अंदर जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर एक बहुमुखी और अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को उपलब्ध होगा। मित्रों, मैं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का बाद में बात करता हूं, परंतु सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आज बहुत आनंद और उत्सव का दिन है, मैं जानता हूं, इसकी बात जरूर करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद 60 के दशक के बाद
इस देश में पुलिस को देखने का नजरिया बदला है। अपनी फिल्मों को सफल करने के लिए कई फिल्मों के अंदर और कई सारे अखबारों ने एक गलत तरीके से पुलिस की छवि समाज के सामने रखने का काम किया है। मैं पहले गुजरात में भी गृह मंत्री रहा हूं, अब मोदी जी ने मुझे उनकी मंत्रिपरिषद में देश का गृह मंत्री बनने का मौका दिया है। पहले गुजरात के और अब देश भर के पुलिस बल के काम को मैंने नजदीक से देखा है। मित्रों, सरकार के सभी विभागों में एकमात्र पुलिस बल ही ऐसा बल है जिसका ना नौकरी का समय तय होता है, ना कभी छुट्टी होती है। 365 दिन 24 घंटा सदैव कोई भी चुनौती हो, कोई भी समय हो, उसका सामना करने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहता है। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, मोहर्रम, ये सब हम लोगों के लिए है। राखी के दिन भी पुलिस का जवान तो बहन जो राखी बांधने जा रही है इसकी सुरक्षा के लिए किसी चौराहे पर डट कर खड़ा होगा। इसकी हाथ की कलाई भले ही सुन्नी हो, वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है। हम सब लोग जब दीपावली मनाते हैं हमारे परिवार के साथ, तब पुलिस का जवान कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, त्योहार का मौका लेकर कोई गुनहगार निर्दोष नागरिकों को परेशान न करे, इसकी चिंता में अपनी दीपावली भी रोड पर ही मनाता है। 24 घंटा गुनहगारों के पीछे लगना, न घड़ी देखना, न समय देखना। शरीर के अंदर भी अनेक प्रकार की विकृतियां आती है, रोग आते हैं। इसकी परवाह करे बगैर समाज की सुरक्षा का एकमात्र मंत्र लेकर देश की पुलिस ने काम किया है मित्रों। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के शायद अब तक जितने भी युद्ध हुए उसमें जितने जवान शहीद नहीं हुए, 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर करा है। तब जाकर ये देश सलामत है, तब जाकर नक्सलवाद पर लगाम लगती है, तब जाकर बाहर के देशों के इतने प्रयासों के बावजूद भी आतंकवाद कभी विकराल रूप लेकर हमारे देश के सामने खड़ा नहीं होता पाता है। तब जाकर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति का एक नया युग शुरू हो रहा है। अगर ये पुलिसकर्मी चाहे कहीं पर भी ड्यूटी करता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक, वो मुस्तैदी से न खड़ा हो तो ये संभव नहीं है मित्रों। और इसलिए मैं ऐसा मन से मानता हूं कि मीडिया के मित्र, समाज जीवन के लिए सोचने वाले लोग और बाकी सारे क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी लोग पुलिस की छवि को बदलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो करता है उसको इसका यश भी मिलना चाहिए, उसका पुरस्कार भी मिलना चाहिए। मित्रों, आज मैं शिवराज जी को और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 25,000 पुलिस परिवारों को उन्होंने घर देने का फैसला दिया है। मैंने पुलिस लाइनें देखी है। पुलिस लाइनों के अंदर अंग्रेजों के जमाने के निवास, बारिश में पानी आता हो, कहीं बिजली शॉर्ट सर्किट कर जाती हो, गटर की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई हो,
ऐसी अवस्था में हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रहते हैं और ड्यूटी करते हैं। और काफी सारे लोगों को तो ऐसी भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तनख्वाह का एक मस्त मोटा हिस्सा किराया देने में चला जाता है। और जब परिवार असुरक्षित हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी का निर्वहन निश्चिंत होकर नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि 25,000 आवास गृहों को बनाकर 25,000 पुलिस परिवार के लोगों को आपने इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का और इनके जीवन में चैन लाने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने मकान देखे, अभी हम सब ने देखे। कोई कह नहीं सकता कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हुए मकान, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसको बनाया गया है, जिसमें आप सबको रहने का अधिकार है। वो अधिकार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आज 14 जिलों में 262 करोड़ की लागत से 1304 परिवारों को अपने घर की चाबी मिल जाएगी। इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। एक परिवार, एक बेटी, एक बेटा, बूढ़ा मां, बूढ़ी मां, बूढ़े बाप अगर निश्चिंत के साथ सुरक्षित माहौल में है तो वो किसी भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। इसके साथ साथ 254 थाना भवनों और 200 पुलिस चौकियों को भी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ लैस कर आज आपके काम करने के वातावरण को स्वच्छ करने का काम, सुंदर बनाने का काम और आधुनिक बनाने का काम मध्य प्रदेश शासन ने किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कुछ भूमि पूजन भी हुए हैं। 50 बिस्तर का अस्पताल, 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में 50 वर्चुअल क्लासरूम और एक प्रशिक्षण शाखा में डिजिटल स्टूडियो, ये सब चीजों का आज शुरुआत हुआ है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई तब से, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था में आमूल चूर परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है। जैसा नरोत्तम भाई ने बताया, बहुत सारी चुनौतियां थी। कई सारे उपन्यास चंबल के डकैतों पर लिखे गए हैं और टॉप सेलर रहे हैं। हमारे यहां जब क्राइम होता था और हथियार का उपयोग होता था तो सबसे पहले पुलिस ढूंढने के लिए भिंड मुरैना में एक जमाने में आती थी, गुजरात से। नक्सलवाद का परछाई भी इस प्रदेश को ग्रसित करी थी एक जमाने में। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि शिवराज जी और नरोत्तम भाई के नेतृत्व में नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की सरहदों के बाहर छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां विकास भी किया और जहां कड़ाई करने की जरूरत थी, लाल आंख करने की जरूरत थी, वहां दृढ़ता के साथ लाल आंख कर भी काम लिया है। मालवा का क्षेत्र एक जमाने में कांग्रेस के शासन में सिमी का गढ़ बन चुका था। यहीं से देश भर में सिमी के लोग भेजे जाते थे और कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले मालवा से सिमी के लोग गए थे। मगर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से और विशेषकर मालवा से सिमी को मूल समेत उखाड़ देने का काम
भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने किया है। और कानून और व्यवस्था के आंकड़े भी बहुत अच्छे बने हैं। पुलिस रिस्पॉन्सिव बनी है, पुलिस संवेदनशील बनी है और पुलिस परिणामलक्षी बनी है। जब पुलिस रिस्पॉन्सिव होती है तब जनता की चिंता होती है, पुलिस संवेदनशील होती है तब जनता का बचाव होता है और पुलिस परिणामलक्षी होती है तब प्रिवेंशन का काम भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तीनों क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब एक और बात पर भी ध्यान देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश हमारा बीमारू राज्य की सूची में था। आप सभी को मालूम है, श्रीमान बंटाधार का शासन था यहां और हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद शिवराज जी ने अनेक क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, परंतु एक बात का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को और सिंचाई के क्षेत्र को शिवराज जी ने बहुत मजबूत करने का काम किया है। मैं लंबे समय तक शासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, कई बार मंत्री भी बना हूं, लगभग 30 साल से जनप्रतिनिधि हूं। अनेक विभागों के काम भी मैंने नजदीक से देखे हैं। जीडीपी में उद्योग का और सर्विस का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना बड़ा सरल है, मगर जीडीपी में सातत्यपूर्ण तरीके से कृषि विकास दर अनेक सालों तक 10% डबल डिजिट में ले जाना, ये बहुत कठिन काम है जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। सिंचाई के क्षेत्र को लगभग 2.5 गुना बढ़ाया है। गेहूं से लेकर दलहनों से लेकर सोयाबीन तक हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। और मैं मानता हूं कि कृषि के अंदर जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन अच्छे आयोजन और कठोर परिश्रम के बगैर कभी आ नहीं सकता। मित्रों, आज पूरा मध्य प्रदेश का पुलिस परिवार इस सभागार में या तो वर्चुअल मोड पर मुझे सुन रहा है। मैं मध्य प्रदेश के जूनियर से जूनियर कांस्टेबल से लेकर डीजीपी साहब तक सभी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है। आज ये उपहार जो शिवराज जी ने आपको दिया है, मैं तो निमित्त हूं। भारत सरकार में मंत्री हूं, शिवराज जी ने मुझे बुला लिया, मैं आ गया, मैंने बटन दबा दिया, मगर काम तो शिवराज जी और नरोत्तम की जोड़ी ने किया है, मुझे मालूम है। इन लोगों ने आज बहुत बड़ा काम किया है। मध्य प्रदेश के सभी पुलिस के जवानों को 25,000 आवासों की पहली किस्त देने का। हमारा दूसरा कार्यक्रम है मित्रों, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का आज कैंपस का भूमि पूजन हुआ है। कैंपस का वॉक थ्रू के माध्यम से कैंपस कैसा बनेगा आपने देखा है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, कुछ साल के बाद कई देशों के विद्यार्थी यहां फॉरेंसिक साइंस पढ़ने के लिए हमारे भोपाल के बच्चों के साथ पढ़ते होंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपने 12-13 साल के जीवन काल के अंदर समग्र विश्व में एक प्रकार से ख्याति प्राप्त की। मुझे ठीक याद है 2003 से लेकर 2009 तक हम गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। माननीय मोदी जी उस वक्त गुजरात के
मुख्यमंत्री थे, संयोग से उस वक्त मैं भी गुजरात का गृह मंत्री था। जब प्रयास कर रहे थे तब स्वाभाविक रूप से बजट वगैरह दिक्कतें तो आती हैं, मगर मोदी जी ने कभी इसके लिए कोई कमी नहीं होने दी। मगर सबसे बड़ी दिक्कत आती थी ट्रेन मैन पावर की। साइंस ग्रेजुएट लेने पड़ते थे और व्यास जी बेचारे उनको पढ़ाते रहते थे, एक्सपर्ट बनाते रहते थे। और उसी वक्त एक विचार आया कि एक फॉरेंसिक साइंस का कोर्स और इसकी यूनिवर्सिटी ही क्यों न बनाई जाए। 12वीं के बाद बच्चा सीधा बीएससी और एमएससी फॉरेंसिक साइंस में ही करे, उसमें आरएनडी करे और विश्व स्तरीय तज्ञ फॉरेंसिक साइंस के गुजरात की धरती से दुनिया में जाए। और इसको ध्यान में रखकर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की नींव डाली गई और 12-13 साल की यात्रा के अंदर आज फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने बहुत यशस्वी मकाम हासिल किया है। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में दुनिया के अंदर 70 देश के विद्यार्थी आज फॉरेंसिक साइंस के यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। मैं जब केंद्र में गृह मंत्री बना तब हम सीआरपीसी, आईपीसी के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। एक एक धारा को बदलकर आज की जरूरियात के हिसाब से बनाना, पुलिस का कार्य पद्धति को पूरी तरह से आधुनिक, संवेदनशील और लक्षित बनाना, इस पर जब हम काम कर रहे थे एक विचार ऐसा है कि 6 साल से ज्यादा जिसमें सजा है वो सारे गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए, इसकी विजिट कंपलसरी करना चाहिए। क्योंकि किसी भी गुनहगार को अगर सजा करानी है तो सिर्फ गवाहों की निर्भरता से नहीं हो सकता। अब थर्ड डिग्री का जमाना नहीं है, थर्ड डिग्री उपयोग भी नहीं करनी चाहिए। अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, हमारा खुद का शासन है, क्यों थर्ड डिग्री उपयोग करना। मगर रोकथाम तो करनी है, गुनाहों की करनी है तो वैज्ञानिक एविडेंस लाना पड़ेगा, साइंटिफिक एविडेंस लाना पड़ेगा। और इसके लिए एक विचार है कि 6 साल से ज्यादा जितने भी सजा है ये सभी गुनाहों में फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस को कंपलसरी कर दिया जाए। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।